everyone, myself Suman Kanwar and welcome to my channel Tansuman Classes. So in previous chapter and previous videos we already done resources, how to conserve resources, what type of resources we use right now, and today we read about the agriculture. Agriculture means खेती. Normally भाषा में हम लोग कहते हैं कि कृषि जो होती है that means agriculture. So today we read about the agriculture, types of agriculture. So let's start the chapter. And chapter in starting, Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. यानी गुरप्रीत, माधव और टीना घूमते हुए देखते हैं गांव में कि एक किसान है, वो अपनी जमीन को जोत रहा है, टिलिंग कर रहे हैं. So the farmers told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it fertile. यानी अब वो फार्मर बोलता है उनको कि वो खेती में गेहूं व्हीट उगाएगा और उसमें मैन्योर जो खाद होती है वो ऐड करेगा सॉइल में ताकि जो सॉइल है वो फर्टाइल बन जाए. He told the children that the wheat would fetch a good price in a mandi from where it would be taken to factories to make bread, biscuits from flour. वो बोलते हैं बच्चों को कि जो वीट है, अब जो वीट को जब वो काटेगा तो वीट को जब वो बेचने जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, बहुत अच्छी रकम मिलेगी मंडी में, और वो फैक्ट्रीज में जाएगा क्या, गेहूं जो उसने अपने खेतों में उगाया है, और जब वो फैक्ट्रीज में जाएगा उसके बाद उससे क्या बनाया जाएगा, ब्रेड, बिस्किट्स उसके आटे से. So this transformations from a plant to finished product involve 3 types of economic activities. यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस गेहूं का आटे में जो बदलना हुआ है, जो फिनिश प्रोडक्ट आएगा उसको हमने 3 भागों में, अच्छा हमारी जो इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो आर्थिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो 3 भागों में विभाजित कर दी जाएगी. वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी एक्टिविटीज़. यानी जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और थर्ड एक्टिविटी जो है, इनको 3 पार्ट्स में जब इन्होंने डिवाइड किया तो फर्स्ट वी रीड प्राइमरी एक्टिविटीज़. सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से पहले हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है. सो द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है. एगर और एग्री meaning soil. Agar or agri means soil and the culture means cultivation, और culture यानी cultivation, उसका cultivation करना. तो किसका cultivation करना, soil पे जो खेती होती है उसका cultivation करना. So primary activities include all those connected with the extractions and production of the natural resources. यानी उगाने से और उसके काटने से उसके वापस जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ करके जो प्रोडक्शन होता है वो सब इसमें शामिल है. एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल. और जो खेती है, मछली पालन है, ये इसके एक बहुत बड़े उदाहरण है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी जो एक्टिविटी है वो क्या है, तो बेटा हम फर्स्ट जो प्राइमरी एक्टिविटी है, जनरली agriculture is a primary activity that involves cultivation of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. यानी हम खेती बाड़ी में इन सब को शामिल करते हैं कि किसान उसमें अपने लिए क्रॉप्स भी लगा लेते हैं, फ्रूट्स भी लगा लेते हैं, वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं उनको भी उगा लेते हैं, और साथ ही साथ फूलों का और अपने जानवरों को रखने का भी काम इसमें करते हैं. सो आप सबको पहले ही पता होगा कि 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. यानी हमारी जो भारत की 2/3 जो जनसंख्या है वो किस पे निर्भर करती है, खेती पे निर्भर करती है. एंड फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर द पार्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर. और फिशिंग और जो फॉरेस्ट्री है ये इसके पार्ट हैं. किसके पार्ट है, एग्रीकल्चर के पार्ट है. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स रिक्वायर्ड टू एग्रीकल्चर आर सीड्स,
फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर्स। और साथ ही साथ इसके अंदर हमें कुछ इनपुट्स डालने पड़ते हैं जिससे कि खेती में और अच्छा विकास हो। जैसे कि हम सीड्स को यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, मशीनरी को यूज़ करते हैं और इंक्लूड करते हैं लेबर को। सो the secondary activities are concerned with the processing of these resources। और फर्स्ट जो हमने कुछ उगाया है, अब उसको प्रोसेसिंग में जब लेकर आते हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, weaving of cloth are the example of this activity। यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम आयरन ओर जैसे निकालते हैं प्राइमरी में, तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील करेंगे। बेकिंग ऑफ ब्रेड, हमने प्राइमरी में अगर गेहूं को निकाला है तो अब उस गेहूं के आटे से हम क्या करेंगे, बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी ये सेकेंडरी में शामिल होगा। अच्छा, फर्स्ट हमने शीप से वूल लिया, तो अब हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन में क्या शामिल हो जाएगा, वीविंग ऑफ क्लोथ, ठीक है। एंड टर्टरी एक्टिविटीज़, जो टेरिटरी जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोवाइड करती है सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन थ्रू देयर सर्विस। यानी ये जो तीसरा जो वर्ग है, जो तीसरी श्रेणी है, उसमें क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सर्विस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस and advertising are example of these activity, of these tertiary activity। यानी हमने पहले गेहूं उगाया, गेहूं को हमने मंडी में बेचा और मंडी में बेचने के बाद वो जब फैक्ट्रीज में गया तो वहाँ आटा बनाया गया, उससे उस आटे से ब्रेड बनाई गई, तो वो सेकेंडरी में आया। और जब ब्रेड बनने के बाद हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया, हमने उसके लिए ट्रेड और बैंकिंग का सहारा लिया बेचने के लिए, उन फैक्ट्रीज का इंश्योरेंस कराया, ये सब हम तृतीय एक्टिविटी, तृतीय श्रेणी में रखते हैं। सो द एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, और एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इसमें शामिल है। अच्छा, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक यानी वो जो किसान है वो अपने खेती को उगाने के साथ साथ अपने खेत में जानवरों को भी रखता है ना, फॉर द मिल्क, फॉर द वूल, फॉर द एग and meat also। So the 2/3 of Indian population is still depend on agriculture। और आज भी हमारी 2/3 जो जनसंख्या है इंडिया की वो खेती पे डिपेंड है। So write down in your notebook कि 2/3 of Indian population is still depend on agriculture। This is the most important topic and you must write down in your notebook। So favorable topography of soil and climate are vital for the agriculture activity। अब जो topography है वो topography और साथ ही साथ जो topography of soil है और climate है, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं खेती पर, कि इसकी वजह से जो खेती होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है, कि सॉइल की टोपोग्राफी कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, स्मूथ है, वो किस तरीके की सॉइल है, और क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसे है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्म है या मॉडरेट क्लाइमेट है। ये सब जो रीज़न है ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट डालती है, उसको प्रभावित करती है। So the land on which the crops are grown is known as the arable land। arable land यानी जिसपे की खेती की जा सकती है, जिसपे कि एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकता है। सो इन द मैप यू कैन सी दैट द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दीज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर द सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप एग्जिस्ट। और आपको फिगर नंबर 3.1 में आपको दिखा रखा है, वर्ल्ड का मैप दिखा रखा है, आपको वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि एरेबल लैंड यानी जो उपजाऊ ज़मीन है जिसको हम खेती के लिए यूज़ करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देखिए जो इंडिया है, अब इंडिया ये जो आपको ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो आपको डार्क कलर में दिखाई दे रहा है वर्ल्ड में, ये सब एरेबल लैंड में शामिल होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का अधिकांश भाग एरेबल लैंड में है। ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट है,
और जो अफ्रीका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है अफ्रीका का, ये अरेबियन लैंड में शामिल है ना, और मोस्ट ऑफ कनाडा का शामिल है इसमें। तो यानी कि जहाँ पे अरेबियन लैंड है वो आपको मैप में दिया हुआ है। तो यू मस्ट ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। आपको ये अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये आपसे मोस्टली पूछा जाता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लाइवस्टॉक, इज इट ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। यानी जो हम खेती करते हैं इसमें साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, किस तरीके से सॉइल में कल्टीवेशन होगा और जानवरों को किस तरीके से रखा जाएगा, खेतों में अपनी जो क्रॉप है वो किस तरीके से उगाई जाएगी, ये भी एक आर्ट होती है। सो सेरिकल्चर, अब सेरिकल्चर यानी कमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म यानी रेशम का जो कीड़ा होता है बेटा, उसकी कमर्शियल उसको पालना होता है। उसको अधिकांश लोग जो होते हैं वो कमर्शियल वैल्यू उसकी एक्चुअली ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग पालना शुरू कर देते हैं। इट मे सप्लीमेंट ऑफ द इनकम ऑफ द फार्मर। और जो सेरिकल्चर है ये किसान को अपने खेती के अलावा सप्लीमेंट्री इनकम उसको हो जाती है, और ये जो सप्लीमेंट इनकम होती है वो फार्मर को काफ़ी हेल्पफुल होती है। And the second is pisciculture. Pisciculture means breeding of fish. यानी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रीडिंग ऑफ फिश, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स, यानी कि किसान टैंक्स और पॉन्ड्स को बना के उसमें मछली पालन इजीली कर सकता है। वार्टिकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। अब साथ ही साथ खेती के, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में है ना, नागपुर में बहुत अच्छे हमारे इंडिया में ग्रेप्स होते हैं। तो वहाँ के जो किसान हैं वो कपास के साथ साथ, कॉटन को उगाने के साथ साथ ग्रेप्स को भी कल्टीवेट करते हैं। एंड हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर द कमर्शियल यूज़। और व्यापारिक तौर पे कमर्शियल वैल्यू जो होती है उसके तौर पे किसान क्या करता है, वो साथ ही साथ फ्लावर्स भी, वेजिटेबल्स भी और अपने खेतों में उगाता है, ताकि उनको एडिशनल वैल्यू, ताकि एडिशनल सप्लीमेंट इनको इनकम हो। फार्म सिस्टम, अब फार्म सिस्टम हमारे इंडिया में कैसे कैसे हैं। हमने क्या क्या अभी पढ़ाई करी, हमने पढ़ा कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग ये है कि क्रॉप्स आर ग्रोन एक्सक्लूसिवली इन अ कमर्शियल पर्पस, यानी वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही उगाई जाती है, और सेल इन द मार्केट, जो बाजार में बेचने के लिए करा जाता है। ठीक है, और अब है फार्म सिस्टम। हमारे पास फार्म सिस्टम कैसे हैं। सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट a system that important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. अब आपको जो एग्रीकल्चर है उसमें हमारे कुछ इनपुट्स जो होते हैं, इनपुट यानी जो हमें खेतों में डालना पड़ता है, हमें उसमें इनपुट लगाने पड़ते हैं, और वो क्या है, सीड है, बीज है, फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक है, मशीनरी है, ये सब शामिल होता है, और इसके साथ में लेबर भी शामिल किया जा सकता है। अब इनपुट में क्या क्या हो जाएगा, मशीनरी है, सीड्स को यूज़ कर रहे हैं, केमिकल भी डाले हैं, और साथ ही साथ फिर इन सब के यूज़ होके हमें क्या मिला, फाइनल प्रोडक्ट क्रॉप्स मिली। और फिजिकल इनपुट में क्या क्या होगा, जिसमें कि ह्यूमन ने अपना फिजिकल इनपुट डाला है, तो वो जैसे कि स्टोरेज है, लेबर है, मशीनरी है और केमिकल्स हैं। इन सब को शामिल करके वो अच्छे से अच्छा कल्टीवेट कर सकता है, और साथ ही साथ उसमें कुछ और इनपुट्स डाल के वो उसको अरेबल फार्म को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता है। बेटर इक्विपमेंट्स का यूज़ करके वो और अच्छे से क्रॉप्स ले सकता है। So some of the operation involved are plugging, sowing, irrigation, weeding and harvesting. यानी कि वो जब उगाता है, भूमि को समतल करता है, उसमें बीज बोता है, सिंचाई करता है, उसमें जो दूसरे अनउपजाऊ जो फसल, जो पौधे होते हैं
उनको काटता है और फिर उसको काट के स्टोर करता है, हार्वेस्ट करता है, उसकी कटाई करता है। ये सब द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स एंड वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट भी वो साथ में इंक्लूड करता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है? जैसे कि अलग अलग तरीके के फार्मिंग होती हैं। जो हमने पढ़ा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या पढ़ा था हमने, कि पैसिकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होता है, सेरिकल्चर होता है और हॉर्टिकल्चर होता है। इन सबको हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ में शामिल किया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या है? फार्मिंग इज प्रोसाइड्स इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसा कि पता है कि फार्मिंग जो होती है वो देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से की जाती है, और वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड of produce, labor, the level of technology. Farming can be classified into two types, and these are क्या है कि जो geographical factors से condition जो होती है, प्रोड्यूस कितना हो रहा है, लेबर कितना लगाया जा रहा है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और फार्म्स में हमारे पास कैसे फार्म्स हैं, तो ये सब किस में शामिल होगा? सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब जो सब्सटेंस फार्मिंग है, सब्सटेंस यानी सब्सिटेंस जो फार्मिंग है, और कमर्शियल फार्मिंग है, तो ये दो तरीके से हमने फार्मिंग को डिवाइड करा। तो फर्स्ट इज subsistence farming. Subsistence farming, these type of farming is proceeds to meet the need of the farmer family. यानी ये फार्मिंग बहुत ही जो कृषि निर्वाह यानी कि सिर्फ गुजर बसर हो जाए फैमिली का, उस पर्पज से ये की जाती है। एंड ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। और ट्रेडिशनली परंपरागत जो पुराने तरीके से यूज़ करते हैं, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है इसमें, हाउस होल्ड घर के ही लोग इसमें खेती कर लेते हैं, और टू प्रोड्यूस अ स्मॉल आउटपुट, जिससे कि उनको कुछ थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता है, यानी उनके गुजर बसर के लिए उनको वो क्रॉप काफ़ी होती है। एंड subsistence farming can be further classified into the intensive subsistence and primitive subsistence farming, और वापस ये टू पार्ट्स में डिवाइड करी जाती है। So the intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more laborers, यानी जिसमें कि वो क्या करता है? वो करता है कि छोटा सा एक लैंड लिया और उसमें सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया, और बहुत ज़्यादा वो लेबर लगाता है, मजदूर को ज़्यादा लगाता है। And climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing for more than one crop, और इसमें एक से अधिक जो फसल होती है वो प्राप्त करी जाती है, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में फर्टाइल जो सॉइल होती है उसमें सनशाइन और फर्टाइल सॉइल का दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, जिससे कि क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट, और पूरे साल भर में हमें एक से ज़्यादा क्रॉप वहाँ पे मिल जाती है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, और राइस जो है वो मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, और जो अदर क्रॉप्स हैं वो हैं गेहूँ है, मक्का है, दालें हैं और ऑयल सीड्स हैं। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated area of the monsoon region of Southeast and Southeast Asia, यानी कि जो ये खेती करी जाती है ये थिकली पॉपुलेटेड लोगों के लिए करी जाती है, बहुत ज़्यादा जो लोग बसे हुए हैं, और मॉनसून रीजन जो है उनमें करी जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो एक से ज़्यादा उपज लेनी पड़ती है, और उनको जो एशिया में बेसिकली ये ईस्ट एशिया में करी जाती है, साउथ ईस्ट एशिया में करी जाती है। एंड सेकंड इज प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमेडिक हर्डिंग, यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है स्थानांतरण, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह खेती करी जाती है,
बेसिकली जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा करी जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट कर देते हैं। और नॉमेडिक हर्डिंग हर्डिंग यानी कि जो पुराने जो जानवरों को चरा के जानवरों को रख कर जो डेजर्ट एरिया में बेसिकली ये होता है। So the shifting cultivation is presides in a thickly forest areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो अमेजन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी असम है, अरुणाचल है, मेघालय है, यहाँ पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, जिसमें कि these are the area of heavy rainfall and quick regression of the regeneration of vegetation, and a plot of land is cleared by felling the trees and burning them। यानी जिसमें कि जो वेजिटेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, उग जाता है, बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से वेजिटेशन भी जल्दी ग्रोथ कर लेता है। और जो स्मॉल लैंड ऑफ जो होता है, जो जहाँ पे कल्टीवेशन करा जाता है, वहाँ पे फैलिंग द ट्रीज और बर्निंग दैम यानी पेड़ों को काट दिया जाता है बहुत बड़ी संख्या में, और साथ ही साथ उनको जला दिया जाता है। सो द एशेस आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल एंड क्रॉप लाइक मेज, याम, पोटैटो, कसावा आर ग्रोन हेयर। और यहाँ पे उनको जो ऐश जो राख होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, और साथ ही साथ मक्का, याम, पोटैटो एंड कसावा यहाँ पे उगाया जाता है। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो आफ्टर द सॉइल लूजेज इज फर्टिलिटी, और जैसे ही फर्टिलिटी लूज हो जाती है इसकी, द लैंड इज अबाउंडेड एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू अ न्यू प्लॉट, और वो उसको खाली छोड़ देते हैं, अबांडन कर देते हैं, और फिर वो नए प्लॉट की तरफ चले जाते हैं, नई जगह चले जाते हैं। अब नई जगह कैसे जाना पॉसिबल होता है? बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। अब जहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी ज़्यादा है। The shifting cultivation is known as the shalas and the burn agriculture। और shifting cultivation is also known by the different names of different parts of world। और वर्ल्ड में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। झूमिंग यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग खेती जो होती है वो कहा जाता है। मैक्सिको में ये मलिपा के नाम से जाना जाता है, रोका के नाम से ब्राज़ील में जाना जाता है, एंड लैगदांग के नाम से मलेशिया में जाना जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन है जहाँ पे कि लैंड को बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनको काट दिया जाता है, फैलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम, उनको जला दिया जाता है, एंड अबॉन्डन द लैंड when the fertility loses, soil loses its fertility, they abandon the land and to move to a new plot। And nomadic herding is presides in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia, some parts of India also, and like राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। आप ये देखिए कि जो सिर्फ पशुपालन करते हैं और अपनी जीविका को जीते हैं, यानी यहाँ पे खेती करने के लिए ज़मीन जो है वो या तो सुटेबल नहीं है, और या फिर वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसका साथ नहीं देता है। इसकी वजह से लोग अपने यहाँ पे जानवरों को रखना शुरू करते हैं। उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो क्वाइट डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे यूएसए है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो सेमी एरिड और एरिड रीजन जैसे कि सहारा में मिलती है, ये राजस्थान में है और जम्मू कश्मीर में है। तो these in this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals and for fodder, water along defined routes। और ये अपने खेतों से या अपने जगह से दूसरी जगह चलना शुरू कर देते हैं,
और मूवमेंट देते हैं अपने एनिमल्स के साथ में, और पानी की खोज में, और फॉडर यानी चारा जो उनके जानवरों के लिए चाहिए उनको, तो वो इसके सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपना काम चला रहे हैं. So this type of movement arises in the response of the climatic condition and terrain. और यहाँ पे क्या होता है, जो climatic condition है वो उनके अगेंस्ट है, उनके लिए फेवरेबल नहीं होने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं. और इसमें क्या क्या शामिल है? शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रेयर्ड. और जैसा कि जम्मू कश्मीर है इंडिया में, राजस्थान है, तो राजस्थान में कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट है ना, शीप भी वहाँ पाली जाती है. और याक और जो गॉट्स हैं, गॉट ऑल्सो रेड इन राजस्थान ऑल्सो, बट याक जो है वो ठंडे प्रदेशों में, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में इसको पाला जाता है. फॉर वॉट? दे प्रोवाइड मीट, मिल्क, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्ड्स एंड देयर फैमिलीज. और साथ ही साथ इनको पालने से हमें क्या मिलेगा? उन लोगों को जो मीट मिलेगा, मिल्क मिलेगा, वूल मिलेगी, और उसकी खाल, चमड़ी जो होती है वो मिलेगी, और भी बहुत सारे इनको प्रोडक्ट मिलते हैं. सेकेंड इज कमर्शियल फार्मिंग. अब कमर्शियल फार्मिंग है वो क्या होती है? सो द कमर्शियल फार्मिंग ये होता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग का. फर्स्ट हमने पढ़ा सब्सटेंस फार्मिंग. सब्सटेंस फार्मिंग जो पढ़ी कि हमने लो लेवल पे काम करते हैं, ये लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है इसमें, हाउस होल्ड लेबर्स लगते हैं इसमें, और आउटपुट होता है वो बहुत स्मॉल होता है. बट इन कमर्शियल फार्मिंग, जो कमर्शियल फार्मिंग होती है इसमें क्या होता है, ये काम करा जाता है फसलों को बेचने के लिए. बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती करी जाती है. और इसमें मिक्स फार्मिंग होता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है, और इवन प्लांटेशन भी शामिल होता है. सो द कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट. बेसिकली ये मार्केट में सेल होने के लिए ही करी जाती है, जिसमें कि जो फार्मिंग है उसमें जो क्रॉप्स होती है, जो जानवर रखे जाते हैं वो मार्केट में सेल करने के लिए रखे जाते हैं. सो द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज. लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल, जो पैसा होता है वो लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ कैपिटल इसमें यूज करा जाता है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन, और मशीन्स का ज़्यादा यूज होता है. कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. जैसा कि आपको साथ में साइड में दिया है 3.5 फिगर नंबर, जिसमें कि शुगर का, जिस लैंड पे शुगर का प्लांटेशन करा गया है. लार्ज नंबर ऑफ शुगर केन प्लांटेशन इधर पॉसिबल है क्योंकि लैंड बहुत बड़ा है, जो प्लॉट है वो बहुत बड़ा है. सो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पस, और वो आर्थिक रूप से कमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के लिए ही किया जाता है. And wheat and maize are common commercial grown grains. Major areas where commercial grain farming is presides are temperate grassland of North America, यूरोप एंड एशिया. यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स हैं, यूरोप है और एशिया है, बिकॉज दीज एरिया आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड. और यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या होने की वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जनसंख्या थोड़ी फैलाव है, लार्ज फार्म्स हैं, 100 ऑफ हेक्टर्स ज़मीन है. सो सर्व इन विंटर्स ग्रोइंग सीजन्स ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन. और जो विंटर्स हैं वो ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए सिंगल क्रॉप यहाँ पे ली जाती है. यानी जो टेम्परेट अच्छा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ठंड है, यूरोप में ठंड है, एशिया में जो हमारे आप ये देखिए जो ठंडे वाले प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाला जो एरिया है, यहाँ पे हम एक ही क्रॉप ले सकते हैं. और विंटर में जो ग्रोइंग सीजन आता है उसमें सिर्फ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन हेयर. एंड थर्ड इज in mixed farming. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. और मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में जो फसल होती है वो भी उगाई जाती है, खाने के लिए जो उगाई जाती है, और साथ ही साथ जानवरों को रखने के लिए भी रखी जाती है. सो इन अपर साइड्स ऑफ यूरोप,
ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में ये मिक्स्ड क्रॉप जो होती है वो करी जाती है. एंड प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. यहाँ पे जो चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, रबड़ है, बनाना है, कॉटन है, इन सबको बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है. और कैपिटल आर रिक्वायर्ड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड बिकॉज द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड इन द फार्म इटसेल्फ इन अ नियर बाय फैक्ट्रीज. और ये फैक्ट्रीज के नियर बाय उगाए जाते हैं. बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं यहाँ पे, ताकि बड़े एक प्लांटेशन जो बहुत बड़ी लैंड को कवर करते हैं बेसिकली यहाँ पे वो होते हैं जो फैक्ट्रीज के पास भी होते हैं. सो द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इनिशियल फॉर सच फार्मिंग. और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो खेत हैं उनके पास में नेटवर्क भी होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, ताकि फैक्ट्रीज तक वो इजीली लेके जाया जा सके. For the major plantation are found in the tropical region of the world, rubber in Malaysia. और ट्रॉपिकल रीजन जो वर्ल्ड का है वहाँ पे प्लांटेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है. और जो प्लांटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होने की वजह से रबड़ इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील एंड टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम आर एग्जाम्पल्स. और यहाँ पे जो प्लांटेशन होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है. और रबर मलेशिया में और कॉफ़ी इन ब्राज़ील एंड इंडिया एंड श्रीलंका जो हैं वो चाय के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं. यानी कि जो टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम ऑफ एग्जाम्पल. सो इन दिस वीडियो वी हैव डन एग्रीकल्चर, types of agriculture, plantation, and rest of the part we will do in the next video. So and many more. So thank you for watching this video, and for the next videos join us in Tansuman classes, and don't forget to like and subscribe my channel and press the bell icon also. Thank you. Good day.